नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात करेंगे। हमें एक किताब के कुछ अंश मिले हैं, एफ्लुएंजा। हाँ, एफ्लुएंजा। ये शब्द असल में इन्फ्लुएंजा और एफ्लुएंस यानी समृद्धि, इन दोनों से मिलकर बना है। अच्छा, तो लेखक इसे एक तरह की सामाजिक बीमारी कह रहे हैं, मतलब जरूरत से ज्यादा चीजें खरीदने की, भौतिकवाद की। बिल्कुल। और ये हमें समाज को किसी न किसी तरह से प्रभावित कर रही है। हाँ। तो आज की चर्चा में हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये एफ्लुएंजा क्या है, इसके लक्षण, कारण, नतीजे और शायद कुछ इलाज भी। हाँ, देखते हैं किताब क्या कहती है। क्या ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती कि किताब के अनुसार अमेरिका में लोग उच्च शिक्षा से ज्यादा जूते, गहने और घड़ियों पर खर्च कर देते हैं? हाँ, ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। और ये भी कि वहाँ हाई स्कूलों से 2 गुने से भी ज्यादा शॉपिंग मॉल हैं। ये दिखाता है कि प्राथमिकताएं कैसे बदल गई हैं। चलिए इसी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। किताब इससे सिर्फ चीजें खरीदने की आदत नहीं मानती, वो कहती है ये एक सामाजिक संक्रमण है। संक्रमण जैसे कोई बीमारी फैलती है? हाँ, कुछ वैसा ही, जिससे टीवी, इंटरनेट जैसे जो शक्तिशाली माध्यम है वो फैलाते हैं। अच्छा। ये माध्यम हमें यकीन दिलाते हैं कि देखो, ज्यादा चीजें खरीदोगे तो तुम्हारी जरूरतें पूरी होंगी, तुम खुश रहोगे। पर असल में ऐसा होता नहीं है। अक्सर नहीं होता। किताब कहती है कि ये तरीके अक्सर बेअसर और नुकसानदेह साबित होते हैं। और एक और दिलचस्प बात यह है कि किताब इशारा करती है कि कुछ ताकतवर समूह शायद नहीं चाहते कि इस बीमारी की सच्चाई आम लोगों तक पहुंचे। क्यों? उनका क्या फायदा है इसमें? क्योंकि उनका स्वार्थ इसी व्यवस्था को बनाए रखने में है ना? तो शुरुआत करते हैं इसके लक्षणों से। किताब में जिक्र है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका में चीजों पर खर्च करने की जैसे बाढ़-सी आ गई है। हाँ, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। आज वहां की अर्थव्यवस्था का लगभग 71% हिस्सा, सोचिए 71%, उपभोक्ता वस्तुओं पर ही टिका है। बाप रे, मतलब सब कुछ खरीदने बेचने पर ही चल रहा है। काफी हद तक। और शॉपिंग मॉल्स वो सिर्फ बाजार नहीं रह गए हैं। वो क्या बन गए फिर? वो एक तरह के सांस्कृतिक प्रतीक बन गए हैं। जैसे पहले शायद चर्च या मंदिर हुआ करते थे, लोगों के मिलने जुलने की, सामाजिक जीवन की जगह। ये तो बड़ी अजीब तुलना है, लेकिन आंकड़े भी यही दिखाते हैं। किताब कहती है कि हफ्ते में 70% अमेरिकी मॉल जाते हैं और ये संख्या पूजा स्थलों पर जाने वालों से कहीं ज्यादा है। ओह, तो ये दिखाता है कि उपभोग कैसे हमारे सामाजिक मूल्यों को बदल रहा है। बिल्कुल। और घरों को ही देखिए। किताब के अनुसार 1950 के दशक की तुलना में आज अमेरिका में नए घरों का औसत आकार, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? काफी बढ़ गया होगा। 2 गुने से भी ज्यादा हो गया है। पहले करीब 750 वर्ग फुट होता था, अब 2500 वर्ग फुट के आसपास। अरे बाप रे, जबकि परिवार तो छोटे हो गए। हाँ, परिवार छोटे हो गए हैं पर घर बड़े होते जा रहे हैं। इन्हें मजाक में स्टार्टर कैसल या मॉन्स्टर होम्स भी कहा जाता है। और दिलचस्प बात ये भी है कि कैसे जो पहले विलासिता की चीजें मानी जाती थीं, वो अब जरूरत बन गई हैं। जैसे डिश वॉशर, एसी, माइक्रोवेव, सेल फोन। किताब कहती है कि ज्यादातर अमेरिकी अब इन्हें बुनियादी जरूरतें मानते हैं। सही बात है। अब लगता है इनके बिना कैसे चलेगा। हाँ, अगर ये ना हो तो लोग खुद को वंचित महसूस करेंगे। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। पर ये सिर्फ ज्यादा सामान खरीदने तक ही सीमित नहीं है ना? किताब एक और गंभीर लक्षण बताती है, बाध्यकारी खरीदारी, कंपल्सिव बाइंग। हाँ, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। किताब का अनुमान है कि लगभग 1 करोड़ अमेरिकी इसकी चपेट में है। 1 करोड़? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। ये सिर्फ शौक नहीं, ये एक लत है। बिल्कुल, एक लत। और इस खरीदारी के दौरान लोग काफी तीव्र भावनाएं महसूस करते हैं। कुछ लोग तो इसकी तुलना नशे या ऑर्गेज़म से भी करते हैं। सच में? हाँ, किताब में एक महिला का जिक्र है जो कहती है कि उसे चीजों की बनावट, उनकी खुशबू, यहाँ तक कि पैकिंग पेपर की आवाज की भी लत है। ये तो काफी अजीब है। और फिर है चीजों को जमा करते जाने की प्रवृत्ति। हमेशा लगता है कि हमारे पास पर्याप्त नहीं है। हाँ, जैसे कंप्यूटर की मेमोरी कम है, या फोन धीमा हो गया है, या टीवी और बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। हमेशा कुछ ना कुछ कमी लगती है, जिसका नतीजा होता है अव्यवस्था, क्लटर जिसे कहते हैं। गैरेज सामान से भरे पड़े हैं। हाँ, मेरे अपने गैरेज का भी यही हाल है। हाँ, हम सबके साथ यही है शायद। और देखिए, सेल्फ स्टोरेज यूनिट्स का कारोबार कितना फल फूल रहा है। किताब कहती है
हर 10 में से 1 अमेरिकन ऐसी यूनिट किराए पर लेता है। कमाल है, सामान रखने की जगह किराए पर लेनी पड़ रही है। हाँ, और किताब एक बहुत जरूरी सवाल पूछती है, क्या हमारे पास सामान है या सामान हमारे पास है? मतलब क्या हम चीजों के मालिक हैं या चीजें हमारी मालिक बन गई हैं? ये सोचने वाली बात है। और इसकी इंतहा है जमाखोरी, होर्डिंग। हाँ, ये तो और भी गंभीर लगता है। बहुत गंभीर। अनुमान है कि शायद हर 20 में से 1 अमेरिकी इससे प्रभावित है। हर 20 में से 1? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, इसमें लोग एक्सपायर हो चुका सामान भी रखते हैं, चीजों को ढेरों के नीचे छिपाते हैं। ये सिर्फ घर गंदा रखना नहीं है, ये एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या है। तो इन सब लक्षणों के पीछे मतलब सिर्फ लालच है या कुछ और भी है? यहाँ किताब एक बहुत दिलचस्प बात कहती है। वो इन लक्षणों को सिर्फ लालच से नहीं जोड़ती, बल्कि गहरी मनोवैज्ञानिक जरूरतों से जोड़ती है। मनोवैज्ञानिक जरूरतें जैसे बाध्यकारी खरीदारी अक्सर मान्यता और स्वीकृति की तलाश होती है, या शायद अपने दबे हुए गुस्से को निकालने का एक तरीका, या फिर कल्पना की दुनिया में भागने का जरिया। अच्छा। और ये सब कहीं ना कहीं एक कमजोर आत्मछवि से जुड़ा हो सकता है। किताब में कोई उदाहरण है इसका? हाँ, एक व्यक्ति का उदाहरण है जो महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदता रहता था, जबकि उसे संगीत या फिल्मों में कोई खास रुचि नहीं थी। तो फिर क्यों खरीदता था वो? क्योंकि उसके पड़ोसी उसे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट मानते थे और उसे सलाह लेते थे। इससे उसे महत्वपूर्ण महसूस होता था। ओह, तो मतलब खरीदारी का मकसद वो चीज नहीं थी, बल्कि उससे जुड़ी पहचान थी। बिल्कुल। और तुलना का पैमाना भी बदल गया है ना? पहले लोग शायद अपने पड़ोसियों से तुलना करते थे जिनकी आमदनी लगभग बराबर होती थी। हाँ, सही है। अब अर्थशास्त्री जूलियट शोर का हवाला देते हुए किताब कहती है, लोग सहकर्मियों या टीवी के काल्पनिक किरदारों से तुलना करते हैं। टीवी किरदारों से? ये कैसे? हाँ, जैसे कोई टीवी शो में बहुत अमीर किरदार देखता है तो उसे लगता है मुझे भी वैसा ही बनना है। दूसरों के नजर में असफल दिखने का डर वो शायद लालच से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? क्या किताब इसके ऐतिहासिक कारणों पर कुछ बताती है? हाँ, बिल्कुल। दूसरा विश्व युद्ध एक बड़ा मोड़ था। उसके बाद अमेरिका में काफी बदलाव आए। जैसे उपनगर बसे, लोगों ने नई कारें खरीदी, टीवी डिनर का चलन शुरू हुआ। धीरे धीरे बचत करने की जो संस्कृति थी वो खर्च करने की संस्कृति में बदल गई। और इसमें कंपनियों का भी हाथ रहा होगा। यकीनन। किताब में नियोजित अप्रचलन यानी प्लैंड ऑब्सोलेसेंस का जिक्र है। प्लैंड ऑब्सोलेसेंस, ये क्या होता है? ये कंपनियों की वो रणनीति है जहां वो जानबूझकर ऐसे उत्पाद बनाती हैं जो या तो जल्दी खराब हो जाएं या फैशन से बाहर हो जाएं, ताकि हमें बार बार नया खरीदना पड़े। बिल्कुल। जैसे फोन के मॉडल हर साल बदल जाते हैं, कपड़ों का फैशन हर सीजन में बदल जाता है। ये सब इसी का हिस्सा है। और विज्ञापनों का तो जबरदस्त असर होता होगा। बहुत ज्यादा। किताब बताती है कि बच्चे एक साल में औसतन 40,000 विज्ञापन देखते हैं। सोचिए जरा। 40,000? ये तो दिमाग पर लगातार बमबारी जैसा है। हाँ, और विज्ञापनों का संदेश भी कैसे बदला है। पहले शायद वो माता पिता को समझदार दिखाते थे, अब अक्सर विज्ञापन बच्चों को उकसाते हैं कि वो अपने माता पिता की ना सुने या उनके खिलाफ जाएं। हाँ, ये मैंने भी नोटिस किया है। जिद्दी बनो टाइप के विज्ञापन। सही। और खरीदारी के तरीके भी तो कितने बदल गए हैं। पहले बाजार जाना पड़ता था। हाँ, फिर शॉपिंग मॉल आए, फिर मेल ऑर्डर कैटलॉग्स, फिर टीवी शॉपिंग चैनल, और अब इंटरनेट ने तो क्रांति ही ला दी है। बिल्कुल। किताब बताती है कि 2012 में ही ऑनलाइन बिक्री $200 बिलियन से ज्यादा थी, और तब से तो ये और भी तेजी से बढ़ी है। ये सब खरीदारी को बहुत आसान और ज्यादा आकर्षक बनाते हैं। और क्रेडिट कार्ड और कर्ज का क्या रोल है इसमें? बहुत बड़ा रोल है। किताब बैंक ऑफ अमेरिका के एक पुराने विज्ञापन का जिक्र करती है जो कर्ज को इंस्टेंट मनी कहता था। इंस्टेंट मनी, जैसे तुरंत पैसा मिल गया। हाँ, जैसे कोई जादू की छड़ी हो। इसने खरीदो अभी, चुकाओ बाद में वाली सोच को बहुत बढ़ावा दिया। तो ये तो वो कुछ कारण, लेकिन क्या इसमें पूरी व्यवस्था का भी कोई रोल है, मतलब आर्थिक और तकनीकी सिस्टम का? हाँ, किताब इस पर भी बात करती है। एक लेखक हैं जेम्स कुंसलर, उनका तर्क है कि हम नागरिक से उपभोक्ता में बदल गए हैं। नागरिक से उपभोक्ता, इसका क्या मतलब है? देखिए, एक नागरिक के अपने समाज के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन एक उपभोक्ता का मुख्य काम क्या है? सिर्फ उपभोग करना। ये सोच का एक बड़ा फर्क है। ये बात तो सोचने वाली है। और बाजार का विस्तार भी एक वजह है।
बड़ी बड़ी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जिन्हें फ्रेंचाइजी कहते हैं, जैसे होम डिपो, स्टारबक्स, अमेज़न। हाँ, ये स्थानीय छोटे व्यवसायों पर हावी हो रही हैं। किताब इसे विभाजक प्रभाव कहती है। विभाजक प्रभाव मतलब जब हम किसी स्थानीय छोटी दुकान से खरीदते हैं तो उसका ज्यादातर पैसा उसी स्थानीय अर्थव्यवस्था में घूमता है, नौकरियां पैदा होती हैं। लेकिन जब हम किसी बड़ी फ्रेंचाइजी से खरीदते हैं तो मुनाफा अक्सर कॉरपोरेट मुख्यालय चला जाता है। इससे स्थानीय समुदाय कमजोर होता है। और एक बहुत जरूरी बात जो अर्थशास्त्री जूलियट शोर उठाती हैं, काम के घंटे और उत्पादकता के बारे में। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। वो कहती हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद उत्पादकता यानी प्रति घंटे काम से होने वाला उत्पादन 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ गया। 2 गुने से ज्यादा? हाँ, तो इसका मतलब हम कम घंटे काम करके भी उतना ही कमा सकते थे। बिल्कुल। या उतने ही घंटे काम करके दुगना कमा सकते थे, या फिर आधे समय में उतना ही काम कर सकते थे और बाकी समय आराम कर सकते थे। हमें ज्यादा खाली समय मिल सकता था। लेकिन हमने क्या चुना? हमने चुना ज्यादा चीजें बनाना और ज्यादा उपभोग करना। काम के घंटे कम नहीं हुए, बल्कि कुछ लोगों के लिए तो शायद बढ़ ही गए। ये एक बहुत अहम चुनाव था जिसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। तो अब बात करते हैं इस एफ्लुएंजा की कीमत की। इसके नतीजे क्या हो रहे हैं? किताब कई गंभीर व्यक्तिगत और सामाजिक परिणामों की बात करती है। पहला तो है समय का अकाल, टाइम फेमिन। हाँ, ये तो हम सब महसूस करते हैं ना, किसी के पास वक्त ही नहीं है। बिल्कुल। दोस्तों से मिलने के लिए महीनों पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। बच्चों के भी अपने इतने टाइट शेड्यूल है, सब भाग रहे हैं। धैर्य जैसे खत्म हो गया है। और इससे जुड़ा है तनाव और चिंता। मनोवैज्ञानिक बैरी श्वार्ट्ज इसे विकल्पों का विरोधाभास कहते हैं, पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। विकल्पों का विरोधाभास, ये क्या है? जब हमारे पास चुनने के लिए बहुत ज्यादा विकल्प होते हैं, चाहे वो जैम के फ्लेवर हों या करियर के रास्ते, तो हम ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। हमें डर लगता है कि कहीं हमने गलत चुनाव तो नहीं कर लिया। मतलब ये आजादी एक तरह का बोझ बन जाती है। और पारिवारिक जीवन पर भी इसका असर दिखता है ना? बहुत गहरा असर। बच्चे इतने व्यस्त हैं कि उनके पास खेलने का, बस यूं ही रहने का समय नहीं। माता पिता के पास एक दूसरे के लिए वक्त कम है। साथ बैठ के खाना खाने या छुट्टियां बिताने का चलन भी कम हुआ है। हाँ, किताब कहती है कि 1970s के बाद से इसमें लगभग 1/3 की गिरावट आई है। और समाज के स्तर पर क्या हो रहा है? समाज के स्तर पर रॉबर्ट पुटनम, जिसे सामाजिक पूंजी कहते हैं, सोशल कैपिटल, उसमें गिरावट आई है। सामाजिक पूंजी मतलब हमारे आपसी रिश्ते, भरोसा और वो जुड़ाव जो किसी समुदाय को मजबूत बनाते हैं। पुटनम का वो मशहूर सिद्धांत है ना, अकेले गेंदबाजी, बॉलिंग अलोन। हाँ, सुना है। मतलब लोग अब साथ मिलकर खेलने के बजाय अकेले खेलना पसंद करते हैं। हाँ, और इसी तरह लोग वोट कम डाल रहे हैं। स्कूलों की पेरेंट टीचर एसोसिएशन PTA में भागीदारी कम हुई है। पुराने जमाने के जो सामाजिक क्लब वगैरह होते थे वो बंद हो रहे हैं। हमारा आपसी जुड़ाव कमजोर हो रहा है। एक और चिंताजनक बात किताब में है, सामाजिक अलगाव, सोशल सेसेशन। हाँ, ये भी अहम मुद्दा है। अमीर लोग गेटेड कम्युनिटीज में रहने लगते हैं, मतलब दीवारों और गार्ड वाले इलाकों में, बाकी समाज से जैसे कट कर। और डिजिटल दुनिया का क्या वो हमें जोड़ रही है या और अलग कर रही है? ये एक बड़ा सवाल है। शेरी टर्कल अपनी किताब अलोन टुगेदर में कहती हैं कि हम अक्सर असली रिश्तों की जगह आभासी दुनिया में अकेलेपन को दूर करने का भ्रम पाल लेते हैं। हम साथ होकर भी अकेले हैं। किताब आत्मा की गरीबी की भी बात करती है। ये थोड़ा भारी शब्द है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब हम सिर्फ बाहरी लक्ष्यों जैसे पैसा, शोहरत, सामान के पीछे भागते हैं तो हम अंदर से खोखला महसूस कर सकते हैं। किताब शोध का हवाला देती है कि ऐसे लोग अक्सर कम संतुष्ट होते हैं, उनमें अवसाद और चिंता ज्यादा पाई जाती है। उन लोगों की तुलना में जो रिश्तों या व्यक्तिगत विकास को ज्यादा महत्व देते हैं? हाँ, बिल्कुल। मदर टेरेसा ने अमेरिका को आत्मा से सबसे गरीब जगह कहा था। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना? और आर्थिक असमानता का मुद्दा तो है ही। अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ती जा रही है। हाँ, आम लोगों की तनख्वाहें सालों से ज्यादा नहीं बढ़ी हैं, जबकि कर्ज बढ़ता जा रहा है। बारबरा एहरनरिच के काम का हवाला देते हुए किताब अमेरिका में एक सेवक वर्ग के उदय की बात करती है। सेवक वर्ग? हाँ, मतलब वो लोग जो अमीरों के घरों की सफाई करते हैं, उनके बच्चों की देखभाल करते हैं, लेकिन खुद बड़ी मुश्किल से गुजारा कर पाते हैं। ये खाई बढ़ना समाज के लिए अच्छा नहीं है। और इन सब के ऊपर पर्यावरण पर जो असर पड़ रहा है वो तो शायद सबसे भयानक है। हाँ, ये वाकई चिंताजनक है। किताब कहती है कि हमने मानव इतिहास के पिछले कुछ दशकों में शायद उतने प्राकृतिक संसाधन इस्तेमाल कर लिए हैं जितने उससे पहले के पूरे इतिहास में नहीं हुए थे। सच में?
ये तो अविश्वसनीय लगता है। लेकिन ये सच है। मिट्टी, जंगल, पानी, जीवाश्म ईंधन, सब पर भारी दबाव है। किताब में पारिस्थितिकी पदचिह्न यानी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का भी जिक्र है। ये क्या होता है? ये एक तरीका है ये नापने का कि हमारी जीवन शैली को बनाए रखने के लिए कितने प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत पड़ती है, कितनी जमीन, कितना पानी वगैरह। और हमारा पदचिह्न कितना बड़ा है? बहुत बड़ा। किताब के मुताबिक हम धरती की सालाना पुनरुत्पादन क्षमता से लगभग 30% ज्यादा तेजी से संसाधनों का उपभोग कर रहे हैं। 30% ज्यादा? इसका मतलब हम कर्ज पर जी रहे हैं? एक तरह से हाँ। और अगर दुनिया के सभी लोग अमेरिकी औसत की तरह जीने लगे तो हमें 5 और ग्रहों की जरूरत पड़ेगी। जाहिर है ये संभव नहीं है। और प्रदूषण का क्या? प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या है। पानी में दवाओं और फैक्ट्रियों के रसायनों के अंश मिल रहे हैं। बड़े औद्योगिक फार्मों से निकलने वाली गंदगी और बदबू से ग्रामीण जीवन मुश्किल हो रहा है। हम लगातार जहरीले पदार्थ पर्यावरण में छोड़ रहे हैं। और हम प्रकृति से भी कटते जा रहे हैं ना, खासकर शहरों में। हाँ बिल्कुल। किताब में बच्चों के कुछ उदाहरण हैं जो पौधे के छूने से डर जाते हैं या सोचते हैं कि मरे हुए कीड़े की बैटरी खत्म हो गई है। भगवान! तो हम उसकी कद्र करना भूल जाते हैं और हम उन जरूरी सेवाओं को भी खो देते हैं जो प्रकृति हमें मुफ्त में देती है, जैसे साफ हवा, पानी, परागण, जलवायु नियंत्रण। तो ये सारे नतीजे, ये तो काफी गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। हाँ, और ये एक बुनियादी सवाल खड़ा करते हैं। क्या तरक्की का मतलब सिर्फ ज्यादा सामान इकट्ठा करना है या कुछ और भी है? किताब का तर्क यही है कि जब हम सिर्फ बाहरी लक्ष्यों, पैसा, शोहरत, चीजें के पीछे भागते हैं तो हम उन चीजों से दूर हो जाते हैं जो असल में हमें खुशी देती हैं। जैसे लोगों से गहरे रिश्ते, प्रकृति से जुड़ाव और अपने समुदाय का हिस्सा होना। और इसी दूरी से दुख पैदा होता है। यात्रा लेखक रिक स्टीव्स की वो बात याद आती है जो किताब में है कि हम ये भूल गए हैं कि जिंदगी का मतलब क्या है। हाँ, और एलन गुडमैन का वो व्यंग्यात्मक वर्णन सामान्य जीवन का। हाँ, वो वाला। हम उन कपड़ों में तैयार होते हैं जो हमने काम पर जाने के लिए खरीदे हैं। उस कार में ट्रैफिक से गुजरते हैं जिसका कर्ज अभी बाकी है। उस नौकरी पर जाते हैं जिसकी जरूरत हमें उस घर को खरीदने के लिए है जिसे हम पूरे दिन खाली छोड़ देते हैं ताकि हम उसमें रहने का खर्च उठा सकें। बिल्कुल, ये एक चक्रव्यूह जैसा लगता है ना? हाँ बिल्कुल। तो सवाल ये है कि क्या इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई रास्ता है? क्या किताब कुछ समाधान भी बताती है? हाँ, अच्छी बात यह है कि किताब कुछ उम्मीदें और समाधान भी सुझाती है। तो पहला कदम क्या होना चाहिए? पहला कदम है जागरूकता और सचेतनता। मतलब सोच समझकर खरीदना, खुद से पूछना कि क्या मुझे वाकई इसकी जरूरत है। और ये याद रखना कि जीवन में सबसे अच्छी चीजें अक्सर चीजें नहीं होती। बिल्कुल। माइंडफुलनेस यानी सचेतनता का अभ्यास करना भी मदद कर सकता है। माइंडफुलनेस कैसे? छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना। इससे विज्ञापनों का असर भी कम होता है क्योंकि हम उनके संदेशों के प्रति ज्यादा जागरूक हो जाते हैं। और प्रकृति से दोबारा जुड़ने की बात भी थी। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ताजी हवा में सांस लेना, जंगल में घूमना, बागवानी करना। किताब बताती है कि प्रकृति के उपचारात्मक प्रभाव होते हैं। जैसे ये ब्लड प्रेशर कम करती है, ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। यहाँ तक कि अस्पताल के मरीज भी जल्दी ठीक होते हैं अगर उनके कमरे की खिड़की से पेड़ पौधे दिखते हों। एक और रास्ता बताया गया है, स्वैच्छिक सादगी, वॉलंटरी सिंप्लिसिटी। हाँ, इसका मतलब है जानबूझकर अपनी खपत कम करना, ज्यादा सादा जीवन जीना। और दिलचस्प बात यह है कि किताब 1995 के एक पोल का हवाला देती है जिसमें ऐसा करने वाले 86% लोगों ने कहा कि वो पहले से ज्यादा खुश थे। 86%? ये तो कमाल है। मतलब कम चीजों से ज्यादा खुशी। हाँ, ऐसा लगता है। और इसके साथ जुड़ा है समुदाय का निर्माण। समुदाय कैसे? किताब अध्ययन मंडल यानी स्टडी सर्कल्स जैसे तरीकों का जिक्र करती है। सेसिल एंड्रयूज का अनुभव बताया गया है कि कैसे लोग इन समूहों में आकर अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी, समय की कमी, अकेलेपन की कहानियां साझा करते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है? फिर वो मिलकर चीजें साझा करना सीखते हैं, जैसे औजार वगैरह, एक दूसरे की मदद करते हैं और धीरे धीरे एक मजबूत समुदाय बनाते हैं। एंड्रूज इसे सामाजिक बदलाव का ट्रोजन हॉर्स कहती हैं। ट्रोजन हॉर्स मतलब ये ऊपर से कुछ और दिखता है पर अंदर से बदलाव लाता है। हाँ, ये ऊपर से बस एक चर्चा समूह लगता है पर ये लोगों को जिंदगी जीने का एक बिल्कुल नया नजरिया दे सकता है। और स्थानीयता पर जोर देने की बात भी थी, लोकलिज्म।
हाँ, यानी स्थानीय दुकानों से खरीदना, स्थानीय बैंकों में पैसा रखना, इससे पैसा समुदाय में ही रहता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। स्थानीय भोजन का समर्थन करना भी इसी का हिस्सा है। बिल्कुल। एलिस वॉटर्स कहती हैं कि भोजन सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं है, ये समुदाय और पहचान बनाने का तरीका है। जब हम साथ मिलकर खाना उगाते, पकाते और खाते हैं तो हम नागरिकता के गुण सीखते हैं। और क्या व्यवसायों के कुछ नए मॉडल भी हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं? हाँ, किताब खूबसूरत व्यवसाय यानी ब्यूटीफुल बिजनेस का जिक्र करती है, जैसे जूडी विक्स का व्हाइट डॉग कैफे। इनका क्या खास है? यहाँ सिर्फ मुनाफा कमाना ही लक्ष्य नहीं है, बल्कि ज्ञान, रचनात्मकता, रिश्ते और कर्मचारियों व समुदाय की भलाई को बढ़ाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये तो बहुत अच्छी सोच है। और खरीदने के बजाय किराए पर लेने या साझा करने का चलन भी बढ़ रहा है। हाँ, जैसे कपड़ों के लिए मड जीन्स का उदाहरण है जो जीन्स किराए पर देती है। या जिप कार जैसी कार शेयरिंग सेवाएं हैं। इससे हमें चीजों की जरूरत तो पूरी हो जाती है, लेकिन उन्हें खरीदने और उनके रखरखाव का बोझ नहीं उठाना पड़ता। तो ये सब तो हुए व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर के बदलाव, लेकिन क्या व्यवस्था में बदलाव की भी जरूरत है? हाँ, किताब इस पर भी जोर देती है। इसके लिए सक्रियता यानी एक्टिविज्म जरूरी है। एक्टिविज्म जैसे अदबस्टर समूह का बाय नथिंग डे यानी कुछ मत खरीदो दिवस। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। लोग क्रेडिट कार्ड काटते हैं या मॉल में अजीब तरह से घूमते हैं। हाँ, या खाली शॉपिंग कार्ट लेकर विरोध जताते हैं। ये उपभोग की संस्कृति पर सवाल उठाने के रचनात्मक तरीके हैं। और मीडिया साक्षरता के बारे में क्या? ये भी बहुत जरूरी है, खासकर बच्चों के लिए। उन्हें ये सिखाना कि विज्ञापन कैसे काम करते हैं, कैसे वो हमारी भावनाओं और इच्छाओं को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो उनके बहकावे में आसानी से ना आए। और क्या कुछ नीतिगत बदलाव भी हो सकते हैं पॉलिसी लेवल पर? हाँ, किताब कुछ सुझाव देती है, जैसे विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कंपनी की जिम्मेदारी सिर्फ उत्पाद बेचने तक नहीं है, बल्कि उसके जीवन काल के अंत में उसे वापस लेने और उसे रिसाइकल या सुरक्षित तरीके से नष्ट करने की भी है। अच्छा, इससे तो कंपनियां ज्यादा टिकाऊ उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहित होंगी। बिल्कुल। इसी तरह ग्रीन टैक्स यानी प्रदूषण फैलाने या दुर्लभ संसाधनों का इस्तेमाल करने पर टैक्स लगाना, ये भी हानिकारक खपत को कम कर सकता है। काम के घंटों को कानूनी तौर पर कम करने का भी सुझाव है। हाँ, जैसे केलॉग कंपनी ने कभी 30 घंटे के हफ्ते का प्रयोग किया था, या फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल जैसी नीतियां। ये भी लोगों को आर्थिक सुरक्षा दे सकती हैं और उन्हें सिर्फ बीमे के लिए नापसंद नौकरी में फंसे रहने से आजादी दे सकती हैं। तो ये सब सुनकर तो काफी उम्मीद बनती है। ऐसा लगता है कि इन्फ्लुएंजा लाइलाज नहीं है। बिल्कुल नहीं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि किताब व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर बदलाव की क्षमता पर जोर देती है। ये सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल बदलने की बात नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाने और उसे बदलने की कोशिश करने के बारे में भी है। और किताब ये भी कहती है कि इंसान सिर्फ स्वार्थी नहीं होता। हाँ, डैचर केल्टनर के शोध का हवाला देते हुए किताब तर्क देती है कि इंसान सिर्फ स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से ही आगे नहीं बढ़ा, बल्कि सहानुभूति, सहयोग और दयालुता, सर्वाइवल ऑफ द काइंडेस्ट भी हमारी सफलता की कुंजी रही है। और अब आज के डिजिटल युग में क्या टेक्नोलॉजी भी इसमें मदद कर सकती है? हाँ, इंटरनेट और सोशल मीडिया समान सोच वाले लोगों को जोड़ना और छोटे छोटे समूहों में संगठित होना आसान बना सकते हैं। जैसा कि मार्गरेट मीड ने कहा था, दुनिया को हमेशा छोटे प्रतिबद्ध समूहों ने ही बदला है। तो अंत में ये सब किस बारे में? खुशी की परिभाषा बदलने के बारे में? हाँ, काफी हद तक ये खुशी और कल्याण की हमारी परिभाषा पर पुनर्विचार करने के बारे में है। क्या खुशी सिर्फ ज्यादा सामान में है, या फिर सार्थक काम, गहरे रिश्ते, समुदाय से जुड़ाव और प्रकृति के साथ संतुलन में है? जैसे भोपाल का वो सकल राष्ट्रीय खुशी वाला मॉडल। बिल्कुल। वो विकास को सिर्फ जीडीपी से नहीं नापते, बल्कि लोगों की खुशी और कल्याण से नापते हैं। ये एक अलग नजरिया है ना? तो इस पूरी चर्चा से हमने क्या समझा? हमने देखा कि कैसे ये एफ्लुएंजा मतलब जरूरत से ज्यादा उपभोग और भौतिकवाद की संस्कृति हमारे जीवन के लगभग हर पहलू में घुसपैठ कर चुकी है। हाँ, और इसके नतीजे भी देखें। व्यक्तिगत तनाव और खालीपन से लेकर सामाजिक असमानता और पर्यावरण के विनाश तक। हमने इसके कुछ कारणों जैसे विज्ञापन, बदलती अर्थव्यवस्था और नियोजित अप्रचलन पर भी बात की। लेकिन जैसा हमने देखा, स्रोत हमें निराशावादी नहीं छोड़ता। ये हमें विकल्प दिखाता है, व्यक्तिगत स्तर पर भी और सामूहिक
स्तर पर भी। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सिर्फ ज्यादा सामान जमा करने के बजाय ज्यादा समय, बेहतर स्वास्थ्य, मजबूत समुदाय और एक स्वस्थ ग्रह को चुन सकते हैं। शायद किताब का अंतिम संदेश यही है कि असली दौलत चीजों में नहीं है, बल्कि रिश्तों में, अनुभवों में, रचनात्मकता में और प्रकृति के साथ हमारे जुड़ाव में है। हाँ। और जैसा कि हम समाप्त कर रहे हैं, हम अपने श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो किताब ने ही उठाया था। क्या हमारे पास सामान है या सामान हमारे पास है? इस चर्चा के बाद सोचिए कि आपके लिए असली दौलत का क्या मतलब है और उसे कैसे पाया जा सकता है। ये एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए। आज की इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।